अपन बात कर रहे थे भारत के खनिज संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन, अल्ट्रा मेग विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, परमाणु ऊर्जा, ये सारे अपने इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या होता है भारत गैर परंपरागत स्रोत, तो उसके बारे में देखें तो जस्ट लाइक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव ईंधन, ये इस टाइप की जितनी भी ऊर्जा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा। भारत में लगभग 1,95,000 मेगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा की क्षमता है। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता में 32% सौर ऊर्जा, 30% समुद्री एवं भूतापीय ऊर्जा, 26% बायोमास और 13% पवन ऊर्जा का योगदान है। भारत में नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार का शीर्ष मंत्रालय है। उल्लेखनीय है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत निम्न है ना, तो ये ध्यान रखना कि 20 अगस्त को अपन क्या मनाते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस। किसका बर्थडे रहता है, राजीव गांधी का, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के अपने कितनी मेगावाट बिजली का प्रावधान रखा, 30,000 मेगावाट का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के अधिकांश भाग में वर्ष के लगभग 300 दिन धूप रहती है। भारत में जितने भी पर्टिकुलर रीजन वहां पे 300 दिन धूप रहती है। यहाँ सौर ऊर्जा की असीम संभावना मौजूद है। भारत का राजस्थान सौर ऊर्जा का एक आदर्श स्थल है। वर्तमान में दो माध्यमों से सौर ऊर्जा के प्रयोग में लाया जा रहा है, सौर तापीय माध्यम और सौर फोटोवोल्टिक माध्यम। दो प्रकार से अपन इसको क्या करते हैं, बिजली को पैदा करते हैं ना। तो भारत के राजस्थान मुख्य रूप से इसको थोड़ा ज्यादा अहम माना जाता है, ठीक है। भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले के मंथानिया गांव में सौर ऊर्जा ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे, भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया गांव है ना, ये बात ध्यान, मथानिया गांव के अंदर अपने ने क्या करी है, सौर ऊर्जा और ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की है। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी नामक जवाहर जगह पर सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली तिरुमाला तिरुपति आंध्र प्रदेश में 2002 में लगाई गई थी। इससे पूर्व माउंट आबू राजस्थान में सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की गई थी। 30 जुलाई 2009 में श्री साई संस्थान ट्रस्ट शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में खाना बनाने हेतु विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य को हेतु इसकी राशि प्रदान की है, मतलब भारत सरकार ने इस कार्य करने के लिए क्या करी है, राशि भी प्रदान करी है। देश का प्रथम सोलर प्लांट पंजाब के अमृतसर के रामदास के निकट अवान गांव में 2009 में प्रारंभ किया गया था। ये भी ध्यान रखना, अवान गांव में 2009 में प्रारंभ किया था। यह प्लांट केंद्र तथा पंजाब सरकार के सहयोग से अंजूर पावर नामक निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया ना। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर प्लांट लगाया है ना। कंपनी की बात करें तो कौन सी कंपनी है, तो अंजूर पावर नामक है ना कंपनी का स्थापित किया है। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM का भी प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश का रामपुर झांसी के अंदर जो है बैठिए ना, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाना देश का प्रथम गांव है। देश में 31 दिसंबर 2016 की तक सौर ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा करते हैं वो कौन कौन से है, तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश का स्थान प्रमुख है। ये मुख्य रूप से ये स्टेट है जो आपके क्रमशः फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी सौर ऊर्जा की। नेक्स्ट आता है का पवन ऊर्जा, जिसको अपन किस नाम से आता है, वाइंड एनर्जी, ठीक है। वाइंड एनर्जी वही जो अपन हवा से बिजली पैदा करते हैं ना, बड़े बड़े टरबाइन से लगे हुए रहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा है ना, वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा होती है। एक नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की है। पवन ऊर्जा का उत्पादन पवन चक्कियों के माध्यम से किया जाता है। पवन चक्की के कार्य करने के लिए न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना आवश्यक है। अर्थात मतलब कहीं पवन चक्की अपन वाइंड मिल्स लगा रहे हैं तो वहां नॉर्मली कितनी स्पीड होना चाहिए, मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वहां पे होना चाहिए हवा की, ठीक है।
पवन ऊर्जा मशीनों के विभिन्न विनिर्माताओं तथा देश में पवन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने वाले व्यक्तियों में इरेडा, है ना, मुख्य रूप से इरेडा कंपनी के थोड़ा ज्यादा अपन लगाते हैं टर्बाइंस के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद विश्व में चौथे स्थान पे पहुंच गया है। मतलब चौथे स्थान पे अपन वाइंड मिल्स में कौन सा नंबर पे आते हैं? 4th नंबर पे, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE चेन्नई में स्थापित है ना, इसका जो संस्था है वो कहाँ पे, हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे, सबसे ज्यादा भारत में भी बात की जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में तो 4th नंबर पे, और पूरे भारत में भी बात की जाए स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज में तमिलनाडु फर्स्ट पे, जिसको कितने परसेंटेज है? 41%, 41%। महाराष्ट्र सेकेंड है जो कितना परसेंट? 16%। गुजरात 13%, है ना, और कर्नाटक फोर्थ है 11% के साथ में, और अतिरिक्त राज्यों में राजस्थान 6%, है ना, और मांडवी कच्छ गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। तो सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है आपका? मांडवी कच्छ गुजरात के अंदर स्थापित, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। महासागरीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, आगे देखते हैं इसको। महासागरीय ऊर्जा है ना, महासागरीय ज्वार, समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अर्थात पानी का ऊपर नीचे जब होता है और वाइंड से जब घूमता है तो उससे क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो भी एक तरीके से क्या होती है? आपकी महासागरीय ऊर्जा उसको बोल सकते हैं, या फिर उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इसको दो पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है। सबसे पहला तरंग ऊर्जा और सेकेंड है ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या होती है? यह ऊर्जा समुद्री तरंगों से उत्पन्न दबाव पर आधारित है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रणाली अत्यंत महंगी है, मतलब इससे बिजली पैदा करना थोड़ा महंगा है। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने का पहला संयंत्र विंजिंगम तिरुवनंतपुरम में केरल में लगाया गया है। इसके अलावा निकोबार के मुस्पाइंट तथा केरल के धनगेसरी में तरंग ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। अर्थात भारत में 3 जगह पर अपने इसको स्थापित कर रखा है। कौन सा? तरंग ऊर्जा। इसके बाद में अगर सेकंड ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? अत्यधिक ज्वारीय विस्तार वाले तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय बल का प्रयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। भारत के पश्चिम तट पर गुजरात के कच्छ एवं खंबात की खाड़ी में मुख्यतः कांडला तट तथा पूर्वी तट सुंदरवन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, भाई सुंदरवन का डेल्टा वाला एरिया, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत प्राप्त कुल संभावित क्षमता लगभग 9000 मेगावाट है। मतलब 9000 मेगावाट अपन ज्वारीय ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के दुर्गावती में NHPC द्वारा ज्वारीय ऊर्जा आधारित विद्युत गृह स्थापित करते योजना। NHPC द्वारा आपका जो सुंदरवन का डेल्टा है वहां पे क्या कर रहे हैं अपन? एक विद्युत गृह स्थापित करने की प्लानिंग अपनी चल रही है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका समुद्र तापीय ऊर्जा। समुद्री जल में गहराई के अनुसार तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। ओटेक पद्धति के तहत समुद्री जल के विभिन्न स्तरों में ताप का जो अंतर होता है उसका प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में ओटेक प्रणाली से विद्युत उत्पादन हेतु तमिलनाडु, कुलशेखरपट्टनम, तुतिकोरिन एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है। 2 जगह पे किया जा रहा है। अभी अगर समुद्री तापी की बात की जाए तो तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्मीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का विभिन्न विभव लगभग 600 मेगावाट है, ठीक है। देश में लगभग 113 उष्ण जल स्रोत तथा 3400 स्थान है, मतलब 3400 स्थान जहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण तथा लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पुंगा घाटी, छत्तीसगढ़ के तातापानी आदि संभव क्षेत्र है। झारखंड के सूरजखंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला है। मणिकर्ण तथा खंबव, आंध्र प्रदेश नामक स्थान पर एक भूतापीय संयंत्र लगा चुके हैं अपन, ठीक है ना। विश्व में भूतापीय ऊर्जा में अग्रणी कौन कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया एवं मेक्सिको। ये मुख्य ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 4 कंट्री सबसे ज्यादा आगे है। आगे चलते जैव ऊर्जा। जैविक उत्पादनों से प्राप्त ऊर्जा को जैव कहते हैं। इसमें कृषि अवशेष, धान की भूसी, गन्ने की खोई, शहरी कूड़े कचरे, अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पंजाब के जलखेरी के धान की भूसी से 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने की योजना है। शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने हेतु दिल्ली के ओखला एवं
श्रीरामपुर वर्तमान में बंद है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। मतलब अभी वर्तमान में दिल्ली वाला बंद है, लेकिन फिर भी वहां पे लगा रखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैव ऊर्जा हो गया, जैव ईंधन। जैव ईंधन में क्या है, परिवहन के क्षेत्र में जैव ईंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विभिन्न अर्वाद वनस्पति तेलों से जैव डीजल में परिवर्तित करने हेतु अनुसंधान विकास योजना चलाई जा रही है। 2008 में जैव ईंधन की नीति के तहत 2017 तक पेट्रोल एवं डीजल में कम से कम 20% जैव ईंधन की मिलावट का प्रावधान है। अर्थात इथेनॉल मिलाने की जो बात चलती है वही बात यहाँ पे 20% इथेनॉल की बात की जा रही है। 20% आपका इथेनॉल मिक्स आएगा। ठीक है, वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के भी राज्यों में पेट्रोल में 5% जैव ईंधन की मिलावट को अनिवार्य करना। मतलब 5% तो आपका इथेनॉल अभी भी प्रेजेंट में आ रहा है, आने वाले समय में आपको 20% तक देखने को मिलेगा। जैव ईंधन के विकास के लिए जेपेट्रो पोंगाम्या पिनाटा करंजा कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन नीति बनाकर यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि इसकी खेती के लिए कृषि भूमि का उपयोग न हो एवं अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बायोगैस, गोबर गैस, लघुवन बिजली, हाइड्रोजन आदि भी शामिल है। ये सारे भी किसके आते हैं, जैव ईंधन। अर्थात जैव ईंधन जिससे भी अपने से भूसी वगैरह से अपन पेट्रोल डीजल अगर बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, जैव ईंधन, है ना। तो इसके अंदर अपना ने क्या क्या देखा, एक तो आपके परमाणु ऊर्जा देखी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखे, सौर ऊर्जा देखी, पवन ऊर्जा देखी है, महासागरीय ऊर्जा देखी है, समुद्र तापीय ऊर्जा देखी, भूतापीय ऊर्जा देखी, जैव ऊर्जा देखी और जैव ईंधन देखा है। इस टॉपिक में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका आएगा भारत के परिवहन। ठीक है, अभी तक जो अपने देखा है वो क्या क्या देख लिया है। इस वीडियो में अपने क्या क्या देखा है, भारत के खनिज संसाधन जिसमें मैग्नीशियम, लो अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जस्ता, टंगस्टन, अधात्विक खनिज के अंदर चूना पत्थर, एस्बेस्टस, हीरा, संगमरमर, है ना, जिप्सम, ऊर्जा खनिज के अंदर कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, पेट्रोलियम, है ना, प्राकृतिक गैसें, आणविक खनिज देखे अपने ने, भारत के ऊर्जा संसाधन देखे, अल्ट्रामेग विद्युत परियोजना देखी है, जल विद्युत देखी है, परमाणु ऊर्जा देखी है, भारत की गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखे जिसके अंदर हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और साथ साथ में आपकी भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव ईंधन अपना देखा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा आ रहा है, आपका भारत के परिवहन। भारत के परिवहन अर्थात भारत के जैसे रेल, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सारा अपन इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। भारत के परिवहन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों की राजमार्ग, ग्रामीण जिले सड़कें, ये सारे अपन और देखेंगे। अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे कितनी लंबाई है, तो उसकी लंबाई है 1,03,933 किलोमीटर। राज्यों की राजमार्ग की लंबाई अगर बात की जाए तो 1,61,487 किलोमीटर। ग्रामीण जिले सड़कों की बात की जाए तो 52,27,044 किलोमीटर ऑल ओवर है ना। अब होता क्या है परिवहन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परिवहन किसी भी देश की समग्र विकास का आधार होता है, जो देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ता है। वर्तमान में भारत के परिवहन के संसाधनों में सड़क, रेल, आंतरिक जलमार्ग एवं वायु परिवहन प्रमुख है ना। ये मुख्य रूप से अगर इसके अंदर भी बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे हम सड़क परिवहन। भारत में सड़क परिवहन का महत्व प्राचीन काल से रहा है। ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने समय के सड़कों का निर्माण कराया था। मध्य युग में शेरशाह सूरी तथा मुगल सम्राटों ने भी सड़क का निर्माण में गहरी रुचि ली। ब्रिटिश शासकों ने विशेषकर लॉर्ड डलहौजी द्वारा सड़कों का निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वतंत्रता के बाद से सड़क की लंबाई से 8 गुनी वृद्धि हुई है, मतलब 8% अपना अभी तक वृद्धि करी है। वर्तमान में देश की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। इसके अंदर इसका निर्माण व रख रखाव भी रेल परिवहन की तुलना में सस्ता है। कुल सड़क की लंबाई शीर्ष राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा उड़ीसा में, जबकि सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल में। मतलब कम जगह में ज्यादा सड़क की बात की जाए तो वो कहाँ है, केरल में। और रोल अगर बात की जाए सबसे ज्यादा सड़कें, तो सबसे ज्यादा सड़क आपकी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा उड़ीसा में। ठीक है, केरल में घनत्व के हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, नेशनल हाईवे। अब सड़क के अंदर सबसे पहले आता है आपका नेशनल हाईवे। क्या होता है नेशनल हाईवे, तो ये वी सड़क है जिनका निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसके नियंत्रण केंद्रीय लोक विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये प्रांतीय राजधानियों एवं अन्य राज्य शहरों को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देश की कुल सड़क की मात्रा का 1.58% है, किंतु ये सड़क यातायात में लगभग 40% का भाग भार वहन करती है। वर्तमान में देश में 207 राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार वितरण बहुत ही विषम है।
राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में ऑल ओवर। ठीक है, तो ये तो हो गए नेशनल आपके जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, नेशनल जितने भी हाईवे उनकी बात यहाँ पे हो रही थी। अब देखो अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे आपने सुना होगा नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा कहाँ कहाँ से, अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो उसके बारे में क्या डिटेल्स है, नेशनल हाईवे 2 है तो उसके बारे में क्या है, नेशनल हाईवे 3 है तो उसके बारे में क्या है, थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं। जस्ट लाइक नेशनल हाईवे, जितने भी नेशनल हाईवे इसके अंदर अपन सारे बात कर लेंगे, नेशनल हाईवे सारे इसके अंदर अपन देख लेंगे ना। तो नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से अमृतसर। इसके बारे में अगर डिटेल में थोड़ी बात की जाए तो इसे किसने बनाया था, शेरशाह सूरी द्वारा। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, किसको, नेशनल हाईवे फर्स्ट को। अर्थात एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहते हैं, तो नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है आपका, तो दिल्ली से अमृतसर तक है ना, ये यहाँ तक आपका ऑल ओवर है। दूसरा बात की जाए नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1A, तो ये कहां से, जालंधर से श्रीनगर। यह सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे जवार सुरंग से होकर गुजरती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नेशनल हाईवे की बात की जाए, नेशनल हाईवे 2 तो दिल्ली से कोलकाता। यह शेरशाह द्वारा बनाया गया भारत का NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड गया, अर्थात NH1 और NH2 दोनों को जब मिला दोगे तो NH2 हो जाएगा, जो किसे बना था, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। नेशनल हाईवे 3 की बात करें जाए तो नेशनल हाईवे 3 कहां से, आगरा से मुंबई तक। नेशनल हाईवे 4 की बात की जाए तो थाने से मुंबई तक। ठीक है, नेशनल हाईवे 5 की बात की जाए तो चेन्नई से बहारा गोवा। यह पूर्वी तट के साथ साथ आगे बढ़ता है, पूर्वी तट जितना भी आपका ईस्ट कोस्ट के साथ साथ में आगे बढ़ता है। उसके बाद में आता है नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, आपका सबसे बड़ा भी मान सकते हैं इसको, सबसे बड़ा भी बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ा। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 3745 किलोमीटर। कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ना। उसके बाद राष्ट्रीय नेशनल हाईवे 8 दिल्ली से मुंबई, यह राजस्थान व गुजरात से होकर गुजरता है। कौन सा, नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 9 की बात की जाए तो पुणे से मछलीपट्टनम। ठीक है, उसके बाद में नेशनल हाईवे 10 दिल्ली से फाजिल्का पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है ना, तो पाकिस्तान की सीमा पे कौन सा नेशनल हाईवे स्थित है, अगर ये बात की जाए तो कौन सा, नेशनल हाईवे 10। इसके बाद में नेशनल हाईवे 47A कोचिन से विलिंगटन, यह सबसे छोटा 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है आपका, 47A। उसके बाद में नेशनल हाईवे 7 पानवेल से इड्डापेली, यह पश्चिमी तट के साथ साथ आगे बढ़ता है, वेस्ट कोस्ट के साथ साथ में आगे बढ़ता है, नेशनल हाईवे 7। उसके बाद में नेशनल हाईवे 7 वाराणसी बनारस ऑल ओवर की बात की जाए तो वाराणसी से बनारस कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे 7 सॉरी है ना। नेशनल हाईवे 7 की बात की जाए तो वाराणसी से बनारस, वाराणसी का जो बनारस है वहां से कन्याकुमारी तक। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितना है, 2369 किलोमीटर, ये ऑल ओवर है। कौन सा, नेशनल हाईवे 7 है ना। इससे पहले जो मैंने बताया ना पानवेल से इड्डापेली, ये है आपका नेशनल हाईवे 17 है ना, 17 राष्ट्रीय राजमार्ग 17। ठीक है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा सा देख लेना आप है ना। नेशनल हाईवे 17 कौन सा आपका, पानवेल से इड्डापेली, यह वेस्ट कोस्ट के साथ साथ बढ़ता है। और नेशनल हाईवे 7 कहाँ से आपका, वाराणसी बनारस से कन्याकुमारी तक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, 2369। अब सबसे बड़ा कौन सा इसके अंदर 44, और सबसे छोटा कौन सा है 47A है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो बात होगी आपके नेशनल हाईवेज की। नेक्स्ट आपका आता है रेलवे जोन है ना, रेलवे जोन ऑल ओवर अगर भारत में बात की जाए तो कितने रेलवे जोन है, भारत में 17 रेलवे जोन है। कहाँ कहाँ है, क्या क्या नाम है, जैसे आपने बोला होगा उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ये अलग अलग जो नाम सुनते हैं उनको ऑल ओवर 17 पार्ट में रेलवे को अपने डिवाइडेड करा है। कौन कौन सा कहाँ कहाँ है थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, चलिए है ना। सबसे पहला है आपका उत्तरी रेलवे है ना, कहाँ पे, दिल्ली में, जो हब मेन पॉइंट है वो कहाँ है, दिल्ली में। उसके बाद में उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका सेंटर कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, पश्चिमी रेलवे WR बोलते हैं, चर्च गेट मुंबई में। मध्य रेलवे CR BT मुंबई में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR हुबली कर्नाटक में। दक्षिण रेलवे SR चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। पूर्वी तट रेलवे ECR भुवनेश्वर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर में, ये मध्य प्रदेश के अंदर आ गया ना। उत्तर मध्य रेलवे NCR इलाहाबाद प्रयागराज में, वो आपका उत्तर प्रदेश में आ गया। ठीक है ना।
इसके बाद में पूर्वी मध्य रेलवे ईसीआर हजारीपुर बिहार के अंदर आ गया। उत्तर पूर्वी एनईआर गोरखपुर, ये भी आपका कहाँ गया, उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे एनईएफआर कहाँ गया, गुवाहाटी में, ठीक है। पूर्वी रेलवे ईआर कहाँ गया, कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे एसईआर कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो केएमआर, ये भी कोलकाता में। तो ऑल ओवर ये आपके 17 जोन हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रेलवे परिवहन होता क्या है, रेलवे परिवहन कहाँ कहाँ क्या क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में किसने करा था, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ, जब पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 33 किलोमीटर पर चलाई गई, 34 किलोमीटर है ना। भारत में भारतीय रेलवे का विकास अंग्रेजों द्वारा इस रूप में किया गया ताकि कच्चे मालों को निर्यात हेतु कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे नगरों तक पहुंचाया जा सके। स्वतंत्रता के बाद रेल मार्गों का विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया क्योंकि यह परिवहन सस्ता, तीव्रगामी एवं सुरक्षित साधन है। भारतीय रेलवे एकल प्रबंध के तहत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे तंत्र है। फर्स्ट कौन है तो फिर सेकंड भारत है, तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट आपका यूएसए, ठीक है ना, फर्स्ट यूएसए रहना। जबकि रेलवे लंबाई की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा है ना, तो चौथा है तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तो उसमें अगर लंबाई की सबसे बात की जाए तो अमेरिका, रूस और चाइना इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भारत में रेलवे का प्रबंध भारत सरकार की रेल मंत्रालय के अधीन बोर्ड द्वारा किया जाता है। रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टिकोण से शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास में, ठीक है। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत का सबसे पहला विद्युतकर्णी रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बनाया गया था। भारत में रेल मार्ग के 28% ऑल ओवर जितनी भी उसका 28% का आपका क्या हो गया, विद्युतीकरण हो चुका है ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे रेलवे को भी अपना ना अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है। जैसे कोंकण रेलवे, क्या होती है कोंकण रेलवे, तो 1990 में रोहा महाराष्ट्र में मंगलोर कर्नाटक के बीच 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण करने हेतु कोंकण रेलवे परियोजना का विकास किया गया। इस रेलवे का रत्नागिरी के नजदीक कारबुड्डे में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। इसका लाभ केरल को भी मिलता है ऑल ओवर जनरल। इसके बाद आता है आपका कश्मीर घाटी रेलवे। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उधमपुर से बारामूला के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में अंतानागा से बड़गामा तक ट्रेन चलाने की योजना थी। बाद में कालीगुड़ा से बारामूला तक इसे विस्तारित किया गया। इस योजना के तहत पीर पांजाल श्रेणी को काटकर 11 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग बनाई गई है। अभी तक सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ पे कौन सी है आपकी पीर पांजाल श्रेणी। पीर पांजाल के अंदर आपकी जो श्रेणी है उसके अंदर रेलवे सुरंग बनी है, 11 किलोमीटर की रेलवे सुरंग है, ठीक है। चलो थोड़े से महत्वपूर्ण टॉपिक भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य रेलवे से। देश की सबसे पुरानी रेल इंजन कौन सा, फेरी क्वीन है। देश की सर्वाधिक बोगी वाली ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1324 मीटर है, लगभग मतलब 1.4 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में काजीरंगूड़ से बारामूला के मध्य पीर पंजाल श्रेणी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, स्वामी विवेकानंद के नाम पे है ना, डिब्रूगढ़ से आपकी कन्याकुमारी तक। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई के अहमदाबाद के मध्य चलाने की संभावना है, अभी चली नहीं है लेकिन चलाने की संभावना है। भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ 1984 में कलकत्ता मेट्रो के रूप में हुआ। इसके बाद 2002 में दिल्ली में मेट्रो व 2011 में नम्मा मेट्रो बेंगलुरु की शुरुआत हुई। दिल्ली मेट्रो रेल ISO प्रमाण पाने वाली देश की दूसरी मेट्रो रेल है। भोपाल एक्सप्रेस दिल्ली की पहली रेलगाड़ी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला स्टेशन है जो ISO प्रमाणित है, ठीक है। भारत का दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। 2008 के चित्तपुर कलकत्ता से ढाका बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस प्रारंभ की गई। 22 जुलाई 1976 में भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी। मेघालय व सिक्किम राज्य रेल सेवा से वंचित है। अभी अगर बात की जाए तो ऑल ओवर भारत में 28 स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर अगर रेल नहीं चलती है 2 स्टेट में, तो वो कौन कौन से आपके मेघालय व सिक्किम। बाकी ऑल ओवर जितने भी आपके 26 स्टेट है वहां पे रेलवे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जल परिवहन।